नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी सीजीपीएससी ने एक वैकेंसी अनाउंस की है जो 10 मार्च से उसका फॉर्म फिल करना भी शुरू हो जाएगा और बहुत ही शानदार पोस्ट है ये, जैसे सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक। ये जो आपका सीजीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, इसके 30 पोस्ट करीब आई हैं। तो इनके लिए बढ़िया तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको डील करूंगा और किस तरीके से उसको पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और इसका पूरा सिलेबस का क्या है, सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, उनके बारे में डिस्कस करने के बाद एक टॉपिक भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसको बोलेंगे कथन और पूर्व धारणा। लेकिन सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं बच्चे? 150 क्वेश्चंस आने हैं। मतलब दो भागों में ये पूरे एग्जाम को डिवाइड कर दिया है। अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से जो दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं बच्चे? 150 क्वेश्चंस आने हैं और 150 क्वेश्चन को दो भागों में इसने डिवाइड कर दिया है। एक हो गया बच्चे पार्ट ए और एक हो गया बच्चे क्या, पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी में क्या डिफरेंस है ये भी मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। और 150 क्वेश्चन में मार्क्स कितने हैं बच्चे? यहाँ पे 300 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है बच्चे? 300 नंबर का पेपर है। रिटन पेपर है, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर है। 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, उनमें आपको चुनना होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या है बच्चे? आपका पूरा छत्तीसगढ़ जीएस है और छत्तीसगढ़ जीएस को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और आपको पता है एचआर पब्लिकेशन की बुक्स पूरे छत्तीसगढ़ में शानदार चलती हैं, तो उन बुक्स का बिल्कुल रेफरेंस लीजिएगा और बेहतर तरीके से बहुत जल्द हरिराम सर भी उसके बारे में पूरा वीडियो आपको बनाएंगे और बताएंगे। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं पार्ट बी के बारे में, दूसरे भाग के बारे में, और दूसरे भाग में क्या क्या सिलेबस में है ये भी अभी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे? 50 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं और यहां से आएंगे बच्चे कितने? 100 क्वेश्चन। और इन 100 क्वेश्चन में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गया, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, तो कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 300 नंबर का पेपर हो गया। ऑब्जेक्टिव पेपर है, पोस्ट काफी अच्छा है, तो कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगा। तो बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है इसकी। और साथ में बच्चे यहां पे अगर हम बात करते हैं ये 100 क्वेश्चन की, तो 100 क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, पहले मैं इनको बताता हूं। इनके बारे में आपको एचआर सर आपको बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो में अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इनकी बुक्स भी आप तो जानते ही हैं पूरे छत्तीसगढ़ में शानदार चल रही हैं। और यहाँ पे भी बच्चे जो सब्जेक्ट्स की बुक होंगी वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से एचआर पब्लिकेशन की ले सकते हैं। तो क्या क्या बुक्स रहेंगे, क्या क्या मटेरियल रहेगा, किस तरीके से पढ़ना है और आपको मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा आज, एक आध चैप्टर के साथ हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो आपके 300 नंबर के बाद 30 नंबर का इंटरव्यू भी होगा, तो 330 नंबर का फाइनलाइज होगा पूरा, उसके हिसाब से फिर पूरा मेरिट बनेगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे सेकेंड पार्ट बी के बारे में, जहां से 100 क्वेश्चन आने, 100 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन हैं वो कहां से आने हैं ये अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम की, तो सबसे पहले एक चीज और समझिएगा, हमारे यहाँ जो क्लासेस होंगी ना वो बाइलिंगुअल मैनर पे रहती हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज का, ठीक है। और इंडिविजुअल आपको कोर्सेज भी ऑनलाइन में मिल जाते हैं। बाकी हम यूट्यूब में भी बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री बैचेस भी लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो आप फिर एप्लीकेशन से क्लासेस वगैरह ले सकेंगे। तो चलिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, मतलब यहाँ पे सेकेंड जो पेपर है पार्ट बी वाला जो है, जहां से 100 क्वेश्चन आना है, पार्ट 2 वाला, वहां से कहां क्या क्या पोर्शन है। तो सबसे पहले लिखा है बच्चे क्या? संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे जय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से वो आपको कंटेंट बहुत जल्द 1-2 दिन में उनका भी वीडियो आएगा और आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मार्केट में इनके कंटेंट की बड़ी कमी है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे कराएंगे। तो इंटरपर्सनल स्किल्स ये आपको जय सर करा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से विद कंटेंट। और जो हमारे यहाँ बुक भी आएगी, कंप्लीट बुक भी आएगी, ठीक है ना। दो देखो, इंडिविजुअल तो सभी सब्जेक्ट्स के बुक मिल ही जाएंगे आपको, सीजीजीएस का तो मिल ही जाएगा, इसका भी इंडिविजुअल सबका मिल जाएगा। साथ में एक कंप्लीट बुक भी आने वाली है, कमिंग सून है, जिसमें आपका पार्ट बी पूरा पोर्शन वहां पे कवर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह वाला सिलेबस है जो सीसेट में भी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है और एनालिटिकल एबिलिटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बारे में बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में सब कुछ आ जाता है, वर्बल भी आ जाता है, नॉन वर्बल भी आ जाता है और एनालिटिकल भी आ
जाता है। लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी अलग से लिखा है, तो एनालिटिकल रीजनिंग को भी आपको बहुत विशेष तरीके से पढ़ना है। और एक अधिकारी वाले पेपर होते हैं जैसे सीजीपीएससी जो कंडक्ट कराता है, और एक ऑफिसर्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का हमेशा से पोर्शन बेहतर रहता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लें, जैसे सीजीपीएससी की बात कर लें या फिर आप यूपीएससी की बात कर लें, इन एग्जामों में भी देखेंगे तो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन काफी रहता है। लेकिन बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, सर एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ना क्या होता क्या है। तो आज मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या चीज रहता है, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या रहता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए डिसीजन मेकिंग भी लिख दिया है, जबकि ये एनालिटिकल रीजनिंग का ही पोर्शन है, मतलब अलग से दिया, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे से फोकस किया है। और उसी का एक टॉपिक आज मैं कराने वाला हूं जिसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि एनालिटिकल रीजनिंग भी आप बहुत अच्छे से चीजें को कवर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में क्या है, मैं भी सिलेबस में डिस्कस करूंगा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, और सॉल्व भी कराएंगे यूट्यूब पे ही। तो अब देखिए इसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब हो गया क्या बच्चे, मैथ्स वगैरह हो गया, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और रीजनिंग भी दोनों सम्मिलित रहता है मेंटल एबिलिटी में, ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग तो आप का सिलेबस दे ही दिया है, साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके परसेंटेज के क्वेश्चन, ये सब चीजें भी बच्चे आएंगे। एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक पोर्शन हो गया, और थोड़े बहुत एडवांस के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सीजीपीएससी का पेपर है तो एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से तो अभी इस समय ज्यादा देखने को मिल भी रहे हैं। तो अब देखिए बेसिक न्यूमेरेसी ऑफ नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स एंड मैग्नीट्यूड क्लास 10th का है। तो ये बच्चे ये भी सिलेबस जो है ये सब चीजें भी कवर किया जाएगा। साथ में डीआई हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, डेटा सफिशिएंसी अलग से लिखा हुआ है। तो ये सारे पोर्शन बच्चे डीआई का पोर्शन बोलते हैं, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर कराएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोग को कभी भी दिक्कत ना आए। एग्जाम जब आप बैठे तो आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, कोई चीज नई ना लगे आपको, और अच्छे से बने चीजें। उसके बाद बच्चे 6वें नंबर पे क्या है, मतलब इतना पोर्शन देखेंगे तो ये पूरा आपका ना यहां से लेकर यहां तक बच्चे ये पूरा किसका है, ये मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। इतना पोर्शन मतलब टोटल 9 टॉपिक लिखे हैं, 9 में से तो 4 पूरे मैथ रीजनिंग वाले हैं, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं, आधा पेपर इसी में कवर कर देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज हो गया, तो ये हमारे यहाँ के सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। मैथ्स रीजनिंग में पूरा डील करूंगा, साथ में रीजनिंग जो आपका हिंदी लैंग्वेज है वो आपके यहाँ पे बहुत शानदार बुक भी हैं, हमारे एचआर सर की भी बुक हैं, तो उनको भी पढ़ सकते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज भी इसी तरीके से छत्तीसगढ़ लैंग्वेज भी हो गया। और कंप्यूटर ऑपरेशन में भी, कंप्यूटर में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ का कंप्यूटर कितना अच्छा है, कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह भी आपको इसी में कवर करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकायदा ये जो नोट है, ये तो इसमें कोई मतलब नहीं है इसका मतलब है कि हिंदी का पेपर इंग्लिश में थोड़ी ट्रांसलेट करके देंगे, और हिंदी जो सब्जेक्ट पूछेगा, हिंदी जो लैंग्वेज आएगा उसको इंग्लिश में थोड़ी देंगे। तो वही लिखा है कि नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज विल बी टेस्टेड इन हिंदी, एंड ऑब्वियस सी बात है लैंग्वेज को लैंग्वेज में ही टेस्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे आपका पार्ट 2 का, जहां से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं बच्चे, तो इनको पढ़ें कैसे, सवाल ये उठता है। मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका पार्ट बी है, अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल इनकी बुक्स को कवर कर लीजिएगा। साथ में हम जो क्लास लेंगे उतना पहले पूरा कंसेप्ट आपका कवर हो जाए, उसके साथ साथ आपको इन बुक्स को जरूर लेना है। बहुत शानदार बुक्स हैं, जैसे रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, ठीक है, विशिष्ट हिंदी का हो गया, हिंदी की बुक तो आप जानते ही हैं बहुत शानदार है। साथ में सभी की बुक बहुत अच्छी हैं, जैसे जनरल इंग्लिश का हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, तो ये आप सेट ले लीजिएगा। तो ये आपका पूरा पार्ट 2 पूरा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, पार्ट 2 पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पे। साथ में बच्चे इतने बुक के साथ अब देखो बुक में तो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एक कंटेंट को संयोजा है, तो आप ये तो बुक ले ही सकते हैं। साथ में एक कंप्लीट बुक आएगी बच्चे, अभी आपका एक कंप्लीट बुक कमिंग सून है पार्ट 2 का। तो कंप्लीट बुक जो आएगा ना, कंप्लीट बुक में एचआर पब्लिकेशन का कंप्लीट बुक आएगा, जिसमें कि ये सभी चीजों को छोटा छोटा, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, देखो अभी तो टाइम है जैसे आपके पास, तो आप इसको अभी बढ़िया से पूरा पढ़िए। फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम का रिवीजन होगा, जैसे 2 महीना 3 महीना है, अब आपको क्विक रिवीजन चाहिए, तो उनके लिए पार्ट 2 वाली जो कंप्लीट बुक आएगी, इन सबको संयोज कर एक बेहतर बुक बनाया जाएगा, एक सिंगल बुक, उसको आप पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पस पे, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई, ये तो बुक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब सवाल उठता है सर ये बुक तो हो गया, लेकिन आप ये बताओ सर हमें कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो अगर आपके पास समय कम रहेगा तो लॉजिकल रीजनिंग में ना कुछ टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ लेने हैं, जैसे अल्फाबेट सीरीज आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ लेना है, नंबर सीरीज पढ़ लेना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे जो जो टॉपिक्स हैं उसमें हम सिंप्लीफाई करके 11-12 टॉपिक हम आपको मेन पहले वो करा देंगे, उसके बाद फिर आगे चीजों को लेके चलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जैसे ऑनलाइन क्लास भी बहुत
बहुत नॉमिनल चार्ज पे, बहुत मिनिमम चार्ज पे आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। और उस पे बच्चे आपको कंप्लीट कोर्स, ये पूरा जितना भी है, पार्ट ए पार्ट बी, ये सब कुछ पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट का चाहते हैं, मैथ्स रीजनिंग भी चाहते हैं, तो उनका भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे, ये तो हो गया पूरा कोर्स की जानकारी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं बच्चे वो ये है कि आपको पढ़ना कैसे, क्या टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चे, उस टॉपिक का नाम क्या है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा। तो कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, थोड़ा सा आपको ना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बेहतर तरीके से, तब जाके चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रीजनिंग को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है बच्चे वर्बल रीजनिंग, एक होता है बच्चे नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और एक होता है बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग। सबसे ज्यादा जो आपके सिलेबस में नाम लिखा हुआ है वो एनालिटिकल रीजनिंग का लिखा हुआ है। अब एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से हम 10 दिन में कवर कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर कंटेंट के साथ। कंटेंट कैसे होंगे, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने बाइलिंगुअल मैनर पे रखा है। अब इन सारे क्वेश्चंस को ना मैं एक व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ पे करा दूंगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पोर्शन है बच्चे, एनालिटिकल का पोर्शन है। एनालिटिकल में एक टॉपिक होता है बच्चे, कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, ऐसे उसमें 7-8 टॉपिक हैं। कथन पूर्व धारणा हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही हो गया, डिसीजन मेकिंग तो है ही, ठीक है। उसके बाद बच्चे कथन और निष्कर्ष हो गया, ठीक है, और कथन और तर्क हो गया, ठीक है, तर्क शक्ति भी हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट का, ठोस तर्क, कमजोर तर्क, ये सब भी आपको चयन करना रहता है। तो कैसे पढ़ेंगे वो बेहतर तरीके से हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहला नोट जो आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पे, जो मैं आपको अभी फिलहाल में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वो आपके सामने है। तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का है, जिसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा। तो कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चंस कैसे हैं, एक बार आप हमारे साथ देखिए, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि कैसे इन टॉपिक को डील करना रहता है। अगर आप इसको प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ के नहीं जाएंगे ना, तो आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुक्का मार के आएंगे कि ये सही होगा, ये गलत होगा। लेकिन हम आपको जो इस तरीके से बताएंगे कि कौन सही है, कैसे कौन सा गलत है, इसको प्रॉपर कैसे आपको पता चलेगा। तो देखिए, एक टॉपिक होता है एनालिटिकल रीजनिंग में बच्चे, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। क्या होता है बच्चे, स्टेटमेंट एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है बच्चे एजम्पशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा। एजम्पशन को जो हिंदी होती है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा बोलते हैं। पूर्व धारणा मतलब क्या होता है कि किसी भी कथन को कहने के पहले कोई भी व्यक्ति, उसके पहले उसकी पूर्व धारणा क्या रही होगी, उसने क्या सोचा होगा, तो इसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, अच्छा, रीजनिंग की जो पुस्तक के बारे में बात करूं तो ये बुक है आपकी रीजनिंग की। ठीक है, इस तरीके से आपके इंडिविजुअल सभी की बुक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको दिक्कत उसमें नहीं लेना है, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बुक एक बार जाएं और मार्केट से चाहे तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे कथन और पूर्व धारणा के बारे में जिक्र करें कि कथन और पूर्व धारणा को हमें कवर कैसे करना है। तो देखिए, कथन और पूर्व धारणा के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो पूर्व धारणा का मतलब यह है कि किसी भी कथन को कहने के पहले आपकी सोच क्या रही होगी, आप उसके पहले क्या सोचते हैं। अब वो जो सोच है आपकी, वो कथन के पहले जो सोच रही, वो सही है कि गलत है, वो इंप्लिसिट है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, वो आपको चेक करना होगा। अंतर्निहित है कि नहीं है, वो चेक करना होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, कथन। और कथन क्या दिया है, यहाँ पे हम ये कथन हिंदी में पढ़ते हैं, एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। एक कार थी, वो सड़क से हट गई थी और किससे टकरा गई बच्चे, पेड़ से टकरा गई। यहां तक ठीक है। सड़क अच्छी नहीं थी, ये कथन दिया है कि स्टेटमेंट दिया है, सड़क अच्छी नहीं थी। चालक काफी कुशल था, सड़क बिल्कुल अच्छी नहीं थी और चालक लेकिन काफी कुशल था, एक्सपीरियंस था, ड्राइवर काफी कुशल था। उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था, मतलब क्या 15 साल का एक्सपीरियंस उसको कार को चलाने का, अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाला आदमी था जो कार चला रहा था। फिर भी सड़क से कार हट गई और एक दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो कथन आपके सामने कोई अगर मान लो कोई पत्रकार बोल रहा है, ये पत्रकार एक कथन दे दिया मान लो, ठीक है। अब इस कथन के पहले उस पत्रकार की सोच क्या रही होगी, उसकी पूर्व धारणा क्या रही होगी, ये आपको चेक करना है। और वो जो पूर्व धारणा यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, जैसे पहला पूर्व धारणा यहाँ पे दिया है बच्चे, चालक के कारण दुर्घटना हुई। चालक के कारण दुर्घटना हुई, क्या यही कथन कहना चाह रहा था?
पूर्व धारणा का मतलब ये होता है कि उस कथन को कहने के पहले क्या मेरी ऐसी सोच रही होगी, और वही चेक करना होता है बच्चे पूर्व धारणा में, और इसी को बच्चे हमें आपको सिखाना है। तो यहां पे जो लिखा है चालक के कारण दुर्घटना हुई, अब ये सही है कि गलत है, ये हमें चेक करना होगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा पूर्व धारणा दिया है, इनमें कौन सा पूर्व धारणा सही है कौन सा गलत है ये हमें चेक करना। दूसरा क्या दिया है, कार में यांत्रिकी खराबी थी, यांत्रिकी मतलब टेक्निकल फॉल्ट था, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये भी पूर्व धारणा सही है कि गलत हमें देखना पड़ेगा कथन के अनुसार। तीसरा बच्चे अगर हम देखते हैं, दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी है, मतलब सड़क खराब थी इसलिए दुर्घटना हुई है, ये कथन कहना चाह रहा था, ये हमारी पूर्व धारणा है। तो अब इन तीनों में से कौन सी पूर्व धारणा सही है कौन सी गलत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यही एनालिटिकल रीजनिंग का एक चैप्टर में, उनमें से एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा। अब देखिए इन तीन ऑप्शन दे दिए, मतलब तीन एजम्पशन दे दिया है, पूर्व धारणा दे दिया है। अब आपको ये बताना है कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे 4 विकल्प आपको दिया रहेगा। पहला विकल्प क्या दिया है बच्चे, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का हिंदी होता है बच्चे अंतर्निहित। अंतर्निहित मतलब पहला अंतर्निहित है, मतलब हाँ पहला वाला जो पूर्व धारणा है वो कथन के अनुसार सही है, ये कहना चाहता है। दूसरा ऑप्शन दिया है दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, नीदर वन नॉर टू, मतलब ना ही पहला ना ही दूसरा, दोनों के दोनों अंतर्निहित नहीं करते हैं, पहला और दूसरा दोनों नहीं, ठीक है। अब ऐसे अगर ऑप्शन आ जाएं आपके पास तो अब आप किसे टिक करेंगे, सवाल ये होता है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन, ठीक है, कथन और पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन। तो इन्हीं चीजों को आज हम यहां पे आपको पढ़ाने वाले हैं और बेहतर तरीके से कराने वाले हैं। तो कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। कथन और तर्क हो गया, कथन और कार्यवाही हो गया, कारण और परिणाम हो गया, और कथन और निष्कर्ष हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, असर्शन रीजन हो गया। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब कुछ बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल उठता है सर ये जो है इतना क्वेश्चन है, अब हम इसमें एक्यूरेट जवाब कैसे लगाएंगे। यार तुक्काबाजी में तो आप कोई भी सेट मार दोगे, सर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी आपको कैसी पता चलेगी। तो ये सारी चीजों के लिए अभी मैं आपको सिखाने और समझाने वाला हूं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए समझिएगा। तो कथन और पूर्व धारणा में हम करते क्या है, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। तो इस टॉपिक में कौन सा पूर्व धारणा अंतर्निहित है, कौन सा पूर्व धारणा सही है कौन सा गलत है, ये हम बताएंगे। तो 2 चैप्टर का नाम मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक होता है स्टेटमेंट एजम्पशन जिसको कथन और पूर्व धारणा बोलते हैं, और एक होता है बच्चे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एक होता है बच्चे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। क्या बोलते हैं बच्चे, कथन और निष्कर्ष। एक होता है कथन और पूर्व धारणा और एक होता है कथन और निष्कर्ष। अब दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा ये समझना। तो देखो निष्कर्ष जो होता है बच्चे, निष्कर्ष जो होता है वो हमेशा कथन के बाद निकाला जाता है। कथन के क्या होता है बच्चे, बाद निकाला जाता है। निष्कर्ष हमेशा कथन के बाद आता है, याद रखिएगा, निष्कर्ष हमेशा बच्चे कथन के बाद आता है। मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई कथन कह दिया, अब कथन को आप सोचिए और उसको सोचकर आप उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप उसको कैसे समझते हैं, तो ये बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। मतलब निष्कर्ष हमेशा कथन के बाद आता है, कथन के बाद। तो कथन के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। अब निष्कर्ष जो होता है वो या तो 100% हमेशा क्या होना चाहिए बच्चे, सत्य होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा 100% सत्य होना चाहिए। मतलब जब आप निष्कर्ष अगर आप पढ़ते हैं तो निष्कर्ष को पढ़कर आपको यह देखना होता है कि कौन सा निष्कर्ष 100% सही है। मतलब इसलिए 100% सही होना चाहिए क्योंकि कथन तो दे दिया, और निष्कर्ष तो हमेशा कथन के बाद आता है ना। कथन के बाद मतलब मैं अगर कोई कथन दे दिया, जैसे मान लो मैंने बोला आज जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, अब मेरा पढ़ के कोई बच्चा सुना और उस सुनकर वो अपने घर में जाकर अपने छोटे भाई को पढ़ाता है और बताता है कि सर ने ये पढ़ाया। तो मेरे पढ़ाए हुए का अगर वो प्रॉपर तरीके से वहां पे प्रेजेंट करता है जो मैंने वाकई में पढ़ाया था, तो वो उसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। लेकिन अगर कुछ मान लो मैंने कुछ बोला और उसने कुछ और सोच लिया और कुछ और बोल दिया, तो भाई साहब वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो कथन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो 100% सही है कि नहीं है, वो बकायदा आपको कथन को देखकर पता चल जाता है। लेकिन पूर्व धारणा के साथ ये दिक्कत होता है कि पूर्व धारणा का मतलब कथन है, और कथन के पहले जो आता है, कथन के पहले हमारी सोच क्या रही होगी, इस कथन को बोलने के पहले हमने क्या सोचा होगा, वो होता है बच्चे क्या, पूर्व धारणा। वो क्या होता है बच्चे, पूर्व धारणा। किसी भी कथन को कहने के पहले हमने क्या सोचा है, हमने क्या सोचा है। अगर हम सोचने की बात करें तो इस कथन को
कहने के पहले मैंने क्या क्या सोचा होगा, तो मैं एक चीज तो सोच नहीं सकता, कई चीजें सोच सकता हूं उसके पहले। तो ये जो होता है बच्चे पूर्व धारणा होता है, वो 100% सत्य नहीं होता है। वो 100% सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मैं 50% ट्रू मान के चलता हूं, या फिर मैं बोल के चलता हूं वो पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है कि हाँ ये शायद इसने कहा है और इसके इस कथन के पहले इसने ये सोचा होगा। तो ये बात है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ऑफिसर हैं आप, और आपके सामने कोई एक जूनियर आता है, वो आपसे कुछ कथन कहता है, तो उस कथन के कहने के पहले उसने क्या सोचा होगा, ये बात आपको अगर आप वाकई अगर अच्छे से सोच सकते हैं कि उसके कहने के पहले उसका तात्पर्य क्या है, वो क्यों ऐसा कह रहा है, तो आप एक अच्छे ऑफिसर भी कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो कथन के पहले अगर आपका जो बात है वो क्या कहलाता है बच्चे, पूर्व धारणा। और आपको यहां पे यही चेक करना है कि इस कथन को कहने के पहले उनकी पूर्व धारणा क्या रही, उनकी सोच क्या रही होगी। तो यही बच्चे कथन निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा में अंतर होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, भाई साहब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पूर्व धारणा सही है, कौन सी गलत है? पॉसिबिलिटी, संभावना तो सारी सही होती है। तो मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि सारी पूर्व धारणाएं सही होती हैं। कथन को देखते हुए हाँ, कथन से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी बुद्धि में लगा लिए और बोल रहे हो तुम ये पूर्व धारणा सही है, बिल्कुल नहीं। कथन के अनुसार अगर चीजें हैं तो सारी चीजों की पॉसिबिलिटी होती, संभावना होती, तो सारी पूर्व धारणाएं सही होती। लेकिन कौन कौन सी पूर्व धारणाएं गलत होती हैं? तो याद रखिएगा, एक तो सबसे पहला पॉइंट, सभी पूर्व धारणाएं सही होती हैं कथन से रिलेटेड। लेकिन कौन कौन सी पूर्व धारणा गलत होती है, यह पॉइंट याद रखिएगा। वो पूर्व धारणा गलत होगी जो इलॉजिकल होगा। क्या होगा बच्चे? इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब क्या है भाई साहब? इलॉजिकल मतलब क्या है कि कथन में कुछ कह रहे हैं और पूर्व धारणा में कुछ नई कहानी निकाल रहे हैं जिसका लेना ही देना नहीं है कथन से, तो ऐसी पूर्व धारणा को गलत कहेंगे। और कौन सी पूर्व धारणा गलत होती है बच्चे? तो और कौन सी गलत होती है पूर्व धारणा? तो ये भी याद रखना कि जो बच्चे क्या बताए, विरोधाभासी। विरोधाभासी मतलब अपोजिट मीनिंग दे, विपरीत, मतलब हम कथन में कुछ कह रहे हैं और पूर्व धारणा कुछ और ले रहे हैं। ठीक है, मैं पास के बारे में बात कर रहा हूं, ये फेल के बारे में मैं पूर्व धारणा, मैं कुछ और सोचूंगा और कुछ और कहूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जो मैं सोचूंगा वही तो कहूंगा। तो याद रखना, दो प्रकार की पूर्व धारणाएं गलत होती हैं, बाकी सभी पूर्व धारणाओं को आप सही लेना, लेकिन वो कथन से रिलेटेड होने चाहिए। कौन कौन सी गलत होती है पूर्व धारणा बच्चे? एक तो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड रहना चाहिए, और दूसरा विपरीत, विरोधाभासी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और सोच रहे हो कह कुछ और रहे। तो यही है बच्चे कथन और पूर्व धारणा। अब मैं इसके जब आपको 5-7 सवाल करा दूंगा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ सर पूर्व धारणा के क्वेश्चन भी हमसे बनने लगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने जो हमने रखा था, पहले हम उसी को कराते हैं। तो सबसे पहला बच्चे, मतलब आपको क्या सीखने को मिला कि कथन निष्कर्ष में 100% सही गलत है देखना रहता है, लेकिन पूर्व धारणा में क्या रहता है बच्चे, आप एक संभावना देखते हैं, वो इनडायरेक्टली सही हो सकता है, डायरेक्ट सही ना हो तो इनडायरेक्टली बिल्कुल सही हो सकता है, इनडायरेक्टली कथन से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन गलत कौन कौन सा रखते हैं? जो इलॉजिकल हो और जो कौन हो, विपरीत हो। तो आइए एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो इसी पे हम करते हैं। देखें, तो पहले कथन को अच्छे से पढ़ो। कथन में क्या बोला है? एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क से मतलब एक कार थी, वो सड़क से हट गई और पेड़ से टकरा गई। सड़क बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चालक काफी कुशल था, एक्सपीरियंस था, मतलब चालक की तारीफ किया है, चालक की कोई गलती नहीं थी। इसका कहने का मतलब है, मतलब जो कथन बोल रहा है वो कहना चाहता है कि चालक की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि चालक काफी कुशल था, एक्सपीरियंस था। ठीक है, और उसने पिछले 15 सालों से कार चला रहा था। तो भैया यहाँ पे कथन में ही कह रहा है कि चालक की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, और फिर भी जो गाड़ी है वो टकरा गई, सड़क से उतर गई। अब देखते हैं इसके क्या क्या पूर्व धारणा हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, ये कथन क्यों कहा होगा ऐसा। तो चालक के कारण दुर्घटना हुई, क्या कथन ऐसा कह रहा था? कथन ऐसा कह रहा था क्या? क्या मैं ऐसा सोचूंगा? कभी भी पूर्व धारणा सही है कि गलत है समझने के लिए एक चीज याद रखना, तो जो भी आपका पूर्व धारणा है उसको आप पढ़ो, और आप ये पढ़ के ये देखो कि आप ऐसा कथन दे सकते हैं क्या। मान लो मैं क्या ऐसा मैं अगर सोच रहा हूं कि चालक के कारण दुर्घटना हुई, मैं बोल रहा हूं चालक के कारण दुर्घटना हुई, ये मेरी सोच है, चालक के कारण दुर्घटना हुई, क्या मैं ऐसा कथन कभी दूंगा कि चालक काफी कुशल था, 15 सालों से कार चला रहा था? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, अपोजिट हो गया, विरोधाभासी हो गया। यहां पे तुम बोल रहे हो चालक के कारण दुर्घटना हुई और वहां बता रहे हो उसकी तारीफ कर रहे हो। तो भाई साहब ऐसा कथन आप देते ही नहीं अगर ऐसी सोच रखते पहले से, तो मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है कि नहीं? दूसरा पढ़ते हैं, कार में यांत्रिक खराबी थी। कार में यांत्रिक खराबी मतलब कार में टेक्निकल फॉल्ट था। तो भाई साहब मैंने बोला सारी पूर्व धारणाएं सही हो सकती हैं, केवल विरोधाभासी नहीं होना चाहिए और इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल कार में टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, यांत्रिकी खराबी मतलब टेक्निकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट। बिल्कुल कार ड्राइवर बहुत अच्छा था,
बढ़िया गाड़ी चला रहा था, रोड के किनारे कैसे थे, हो सकता है शायद उसमें कुछ ब्रेक वगैरह फेल हो गया हो, टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो, तो कार में यांत्रिकी खराबी थी, ये बताना चाह रहे थे आप, क्योंकि ड्राइवर तो अच्छा था भाई, फिर भी एक्सीडेंट हुआ, रोड से उतर गई, तो हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो कुछ कार में कुछ यांत्रिकी खराबी हो, तो ये वाला पूर्व धारणा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संभावना बोल रहा हूं, पूर्व धारणा हमेशा संभावना होता है, 100% सही नहीं होता, ये हो सकता है, ठीक है, पूर्व धारणा हो सकता है ऐसा। अब और क्या हो सकता है कि दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण हुई, तो बिल्कुल सड़क के खराब होने के कारण भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है कि मैकेनिकल फॉल्ट ना हो लेकिन सड़क ही खराब हो, इसलिए गाड़ी सड़क से उतर गई, गड्ढा बहुत ज्यादा था तो नीचे गया बेचारा, ड्राइवर को नहीं पता था, अचानक गड्ढा आया, बढ़िया रोड था अचानक गड्ढा आ गया, घुसेड़ दिया बेचारा, क्या करे, ठीक है। तो दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी, तो हम सड़क को ब्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ ये वाला पूर्व धारणा हो सकता है, लेकिन ये गलत है कि चालक है, मतलब चालक के कारण दुर्घटना हुई, ठीक है, क्योंकि चालक की तारीफ किया गया है। तो मुद्दे की बात ये है बच्चे, पूर्व धारणा का मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी, संभावना, तो इस कथन के पहले ये सब चीजें हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता पहला वाला, इसलिए दूसरा और तीसरा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चे, बी ऑप्शन, केवल दूसरा और तीसरा अंतर्निहित है, मतलब इंप्लिसिट है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर इंप्लिसिट, तो ये होगा क्वेश्चन का जवाब। तो आई थिंक ये क्लियर होगा बच्चे, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। इस तरीके से आपकी यहां पे हमने पूर्व धारणा के बारे में एक क्वेश्चन कराया, अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तो 100 बात की एक बात, पूर्व धारणा कौन से इंप्लिसिट होंगे कौन से नहीं होंगे, तो दो ही प्रकार की पूर्व धारणाएं गलत होती, बाकी सब पॉसिबिलिटी सही होती है, एक तो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और दूसरा विरोधाभासी अपोजिट नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 रखा है, इस सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार पढ़िए और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है बच्चे, ध्यान से देखें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 को पढ़िए, क्या लिखा है। क्वेश्चन 2 यहां पे है बच्चे, क्या कि सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। तो एक बार कथन को पढ़ते हैं कि सरकार ने एक घोषणा की है कि देश के सभी सूखा प्रभावित, सूखा पड़ गया है मान लो देश में, और जितने भी जहां जहां सूखा पड़ा है वहां पे एक घोषणा की है कि अतिरिक्त काम, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो काम के बदले उन्हें अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की, कि अगर कोई जैसे कोई वहां पे भूखा ना मरे, इसलिए उसने बोला है कि कोई एक्स्ट्रा काम कुछ भी करता, ओवर टाइम करता है, तो उसको हम वहां पे अनाज देंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके हिसाब से, अब हम यहाँ पे क्या है, तो देखो, तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया होगा कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी, मान लो आप एक आईएएस ऑफिसर हो या फिर आप गवर्नमेंट के ही हिस्सा हो, सरकार हो आप, ठीक है, आप खुद ही एक मंत्री जी हो। अब सरकार ने देश के सभी सूखा, तो आपने एक डिसीजन लिया कि जितने भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके में एक काम करो यार, अतिरिक्त काम उनसे अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसमें उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं ये मंत्री जी की पूर्व धारणा क्या रही होगी, देखते हैं एजम्पशन क्या रहा होगा। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि नहीं है। भाई साहब, सरकार के पास पर्याप्त निधि है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई। सरकार के पास पर्याप्त निधि क्या बोला है, सरकार के पास क्या बोला है बच्चे, पर्याप्त निधि, पर्याप्त निधि नहीं है बोला है कि है, ये बोला है, पढ़िए तो पहले। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, निधि मतलब हाँ है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, पैसा सरकार के पास पर्याप्त है। ऑब्वियस सी बात है, मैं मंत्री जी हूं और मैंने ऐसे डिसीजन लिया है, भाई सूखा पड़ गया है, एक काम करो, कुछ काम के बदले अनाज दो, और मैं बोलूंगा हमारा खजाना खाली है, और मैं ऐसी बात करूंगा क्या। पर्याप्त निधि होगा तभी ना ऐसी बात कर रहा हूं, मेरे पास पैसा होगा तभी ना बोलूंगा कि भाई इन लोग को ऐसा ऐसा कर दो, इतना इतना दे दो। मैं तो मंत्री जी हूं, मुझे पता है मेरे खजाने में खूब पैसा पड़ा है, तो मैं बोलूंगा बांटो यार, इनको दो, क्योंकि सूखा पड़ गया है, बेचारे भूखे, इनको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इनको अनाज, काम के बदले अनाज दो और काम करवाओ कुछ, जैसे मनरेगा वगैरह चीजें बनती है, और इनको कुछ ना कुछ पैसे वैसा दो, या फिर इनको अनाज वगैरह ला के दो। तो हमको पहले से ही पता है कि सरकार के पास पर्याप्त निधि है, ये पूर्व धारणा बिल्कुल ठीक है, पैसा है तभी तो हम दे रहे हैं ना, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है इनके कारण ये जो सूखा पड़ गया है, जो लोग बेचारे थोड़े बहुत काम करके थोड़ा एक टाइम का भी उनको खाना नसीब हो जाए, हो सकता है किसके पास बिल्कुल अनाज ना हो और वो थोड़ा सा काम करके उसको थोड़ा अनाज मिल जाए, तो वो भूखा नहीं मरेगा कम से कम। तो बच्चे ये बिल्कुल ठीक है, ऐसी सोच रही है हमारे मंत्री जी की, तभी उन्होंने ऐसा कथन दिया है। तो कायदे से पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, तो कौन सा वाला टिक करेंगे, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, ये क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ था,
आई थिंक ये क्लियर होगा। तो किस तरीके से पूर्व धारणा के क्वेश्चन करने, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन कराता हूं और बढ़िया तरीके से। अब एक चीज और याद रखना, अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर यूट्यूब में भी हमारी लाइव क्लासेस आए, और लाइव क्लासेस आए शाम को ही ले पाएंगे 7 से 8, अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर पूर्व धारणा वाले मतलब पूरा रीजनिंग करा दो, इसमें पूरा मैथ्स करा दो। साथ में अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो कंपटीशन एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से, और वहां से बच्चे कंप्लीट कोर्स का भी चाहे तो आप कोर्स ले सकते हैं। साथ में अगर आपको मैथ्स रीजनिंग का लेना हो तो वो भी ले सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और आपके सामने है बच्चे, यहाँ पे तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं बच्चे, ये देखो एक अधिकारी लेवल की सोच वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला है बच्चे, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है, ये बोला है। मतलब नगर निगम ने पहले से एक डिसीजन लिया, देखा कि मानसून आने तक सरकार में जल आपूर्ति में 50% की कमी करने की घोषणा की। जैसे मान लो अभी गर्मी खूब बढ़ गई, ठीक है, खूब गर्मी बढ़ गई, गर्मी तो अब आ ही गई है लगभग, गर्मी खूब बढ़ गई, और नगर निगम ने एक फैसला लिया कि जब तक मानसून नहीं आता तो 50% हम कम करने की घोषणा की है, कि आपूर्ति जो रहेगी वो 50, जैसे मान लो 100 लीटर आपके घर में हम पानी दे रहे थे, तो भैया हम 50 लीटर ही दे पाएंगे जब तक मानसून नहीं आता। मानसून नजदीक है, अब आने वाला है, लेकिन अभी हम कम दे पाएंगे क्योंकि पानी की कमी है शायद, ठीक है। तो नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की, और आप मान लीजिए नगर निगम के कोई हैं और आपने ऐसा निर्णय लिया। अब आपकी क्या पूर्व धारणा रही होगी, आइए पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं, क्या है कि हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षी निर्णय का विरोध करेंगे। भाई देखो, अगर जनरली सोचोगे तो बिल्कुल वो तो झंडा उठाना तो तुरंत ले लेंगे भैया 50% पानी कैसे। लेकिन अगर मैं एक अधिकारी हूं और मैंने एक निर्णय लिया है तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि हो सकता है लोग मेरा निर्णय का विरोध करेंगे। मुझे पता है, मैं पहले ही लोगों को जागरूक कर दूंगा, भाई साहब पानी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है, आपको अगर 50% मिल जा रहा है तो बहुत मिल जा रहा है, क्योंकि पानी में अकेला नहीं पी लिया हूं, ये पूरा जो पानी है ये आप ही लोग के कारण, खूब जो बोर खोदे हो हर घर में, उसी का एक ये कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षी निर्णय का विरोध करेंगे। अगर नगर निगम का विरोध करेंगे, अगर मैं जानता हूं कि मेरे जो भी मैं कहूंगा उसका विरोध करेंगे, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूंगा, विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा विरोध वाला बात पहले ही सोच लूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं, एक कथन ही नहीं दूंगा। भाई विरोध कौन चाहता है करवाना, तो पहला वाला तो गलत है, ये पूर्व धारणा गलत है, क्लियर है। दूसरा पढ़ते हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है ना, कि विरोध करेंगे फिर भी मैंने निर्णय लिया, ऐसा नहीं भाई साहब, यहाँ पे नहीं चलता। पूर्व धारणा आपकी ये नहीं रही होगी, पूर्व धारणा एक पॉजिटिव सोच में रही होगी कि हाँ ये मैं निर्णय लूंगा और बिल्कुल इसका लोग स्वागत भी करेंगे, क्योंकि पानी की कमी है, 50% भी मिल जा रहा है, बहुत मिल जा रहा है, कम से कम सबको टाइम पे मिल तो जा रहा है। मान लो पानी नहीं मिला 3 दिन, तो कम से कम 50% तो मिल रहा है। तो ये बच्चे पूर्व धारणा यहाँ पे क्या है, आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे देखिए, और उसका कथन से भी लेना देना नहीं था, ठीक है। विरोध करेंगे नहीं करेंगे क्या, हमने तो बस बोला कि आपूर्ति में 50% की कमी करने की घोषणा की है, तो ये पूर्व धारणा मेरा इसके हिसाब से तो गलत है। अब आइए दूसरे में पढ़ते हैं, क्या है, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल है। अब भैया ये कर वाली तो हमने बात ही नहीं किया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो निष्कर्ष वाली बात है कि बाद में हम कथन की बात, लेकिन मैं तो कर के बारे में डिस्कस ही नहीं किया हूं, तो मैंने ऐसा कथन में कर के बारे में कहा ही नहीं है, तो मेरी पूर्व धारणा कर से रिलेटेड तो होगी ही नहीं ना। हो सकता है नगर निगम, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये पूर्व धारणा थोड़ी रही होगी। मैंने टैक्स के बारे में सोचा ही नहीं है, तभी तो मैं टैक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बोला बस 50% मैं कम कर दूंगा बस आपूर्ति, मानसून तक बस ना, मानसून के बाद आपको फुल पानी मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ टैक्स के बारे में चर्चा ही नहीं था, जबरदस्ती यहाँ पे दिया है। तो मुद्दे की बात है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत हो गए, तो बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट लिखा है, अंतर्निहित है, गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, डी, ना ही पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने पड़ते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हो, और लगा लेते हो करीब आप 10-12 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो यकीन 10-12 बोल रहा हूं मैं, 20-25 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आप यकीन मानो बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर आपको परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया तरीके से एक
मिक्स करके एक बुक्स भी आएगी आपकी, ठीक है, और साथ में आपके जो क्लासेस होंगे उनमें भी करा दिए जाएंगे। तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो आज मैंने केवल एक डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप का रखा है कि कैसे आपको पढ़ना है, पूर्व धारणा जिसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया है। एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा पूर्व धारणा मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा इस तरीके से, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि ज्यादा संख्या में आएंगे लोग तो हम बिल्कुल इसके लिए अलग से टाइम निकाल के चीजें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स रीजनिंग का स्पेशल क्लासेस, ये जो एग्जाम आपका आने वाला है इसके लिए बेहतर तरीके से मैं आपका यूट्यूब में स्टार्ट करने वाला हूं एक विशेष टाइम पे, और उसमें लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीजीपीएससी के सारी चीजें कराएंगे। साथ में जो बुक है आपके सामने, इनको बुक भी लीजिएगा, इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बहुत बेहतर तरीके से हैं, आप इनको भी बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने 3 ही क्वेश्चन कराया है, केवल एक डिमॉन्स्ट्रेशन था ये, और आपके लिए हम बहुत जल्द प्रॉपर क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे भी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।